दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह सीटेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चैप्टर 12 तत्व मिश्रण और पृथक्करण का पार्ट 1 है। इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, ठोस वस्तुओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठोस वस्तुओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। पहला आपका ऑप्शन है, ठोस वस्तुओं में अंतरा आणविक बल अत्यधिक होता है। दूसरा है, इनका निश्चित आकार और आयतन होता है। तीसरा है, इनका घनत्व काफ़ी कम होता है। और लास्ट वन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है सी, कि यहाँ पे इनका घनत्व काफ़ी कम होता है। ये आपका गलत है, असत्य है, क्योंकि ठोस वस्तुओं का घनत्व अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे कम दिया है। तो इसमें आपका सी वाला कथन असत्य है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होगा सी। आइए हम ठोस वस्तुओं के बारे में कुछ जानते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि आधुनिक विज्ञान पदार्थों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर विभाजित करता है। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव और गैस में विभाजित किया गया। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। आपके ठोस हैं, ठोस के बारे में देखते हैं। इनके अनेक अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, जिसको हम लोग अंतरा आणविक बल कहते हैं, अत्यधिक होता है। इसलिए इनके अणु आपस में चिपके रहते हैं। इनका निश्चित आकार और आयतन होता है। इनका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। यही आपका दिया था क्वेश्चन में। तो इनका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। इनको दबाया नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए पत्थर, ईंट, लकड़ी, लोहा आदि। द्रव के बारे में देखते हैं। इनके आंतराणविक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। इनका निश्चित आयतन होता है। इनका निश्चित आकार नहीं होता है। ये जिस पात्र में डाले जाते हैं उसके आकार में ढल जाते हैं। ये आसानी से बह जाते हैं। इनको ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता है। इनका घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है। उदाहरण के लिए पानी, तेल, दूध आदि। अगला आता है गैस। इनके अंतरा आणविक बल बहुत कम होता है। इनका आकार और आयतन अनिश्चित होता है। इनका घनत्व बहुत कम होता है। इनको आसानी से दबाया जा सकता है। ये आसानी से बह जाते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। तो मुझे उम्मीद है कि आप ठोस, द्रव, गैस के बारे में समझ पाए होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अलग कौन है। निम्न में से अलग कौन है। ऑप्शन ए है आर्गन, बी है दूध, सी है ऑक्सीजन, डी है नाइट्रोजन। तो जैसा आपने पता है, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सभी की सभी गैसें हैं। और दूध आपका क्या है, द्रव है। दूध आपका द्रव है। तो इस प्रकार से आपका बी वाला ऑप्शन सबसे अलग है, क्योंकि बाकी अन्य 3 गैसें हैं और दूध आपका द्रव है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु द्रव के रूप में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा धातु द्रव के रूप में पाया जाता है। तो आपका पहला है ब्रोमीन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है सोडियम और चौथा है पारा। तो जैसा आपने पता है, पारा एक धातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होगा डी, पारा। आइए हम तत्वों के बारे में देखते हैं और यहाँ पे हम आगे धातु और अधातु के बारे में देखेंगे। तत्व वे पदार्थ जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। तत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक धातु और अधातु। आइए धातु के बारे में जानते हैं। सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं। पारा, जिसको मरकरी, सामान्य ताप पे द्रव के रूप में होता है, जैसा कि जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था। धातुओं को पीटकर चादर सीट में बदला जा सकता है। सबसे अच्छी आघातवर्धनीय धातु सोना है। धातुओं को खींचकर तार में बदला जा सकता है। सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। अगला है आपका कि धातु के टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। सभी धातुएं चमकीली होती हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं। सोडियम और पोटेशियम नरम होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मतलब ये जो होते हैं, यह कठोर, पूर्ण रूप से कठोर नहीं होते हैं, ये इतने कठोर होते हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं।
चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। धातुएं आसानी से नहीं टूटती हैं। इनका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है तथा इनका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। सोडियम और पोटेशियम का क्वथनांक बिंदु बहुत कम होता है। सोडियम और पोटेशियम धातु है और इनका क्वथन बिंदु बहुत कम होता है। अधातु के बारे में है कि अधातुएं समांतर तापमान पर 3 अवस्थाओं में मिलती हैं। अधातुएं आपको ठोस अवस्था में भी मिल जाएंगी, द्रव अवस्था में भी मिल जाएंगी और गैस अवस्था में भी मिल जाएंगी। जैसे ठोस अवस्था में कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, द्रव में ब्रोमीन, गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा क्लोरीन। अधातुओं को पीटकर शीट में नहीं बदला जा सकता है। इन्हें खींचकर तारों में नहीं बदला जा सकता है। अधातुएं ध्वनि नहीं करती हैं, ये चमकीली नहीं होती हैं। आयोडीन सबसे चमकीली अधातु है। यहाँ पे आयोडीन जो आपका अपवाद के रूप में आता है, ये सभी नरम होती हैं। अधातुएं जितनी भी रहती हैं वो क्या होती हैं, नरम होती हैं। और हीरा सबसे कठोर अधातु है। हीरा क्या है, सबसे कठोर अधातु है। ये ऊष्मा का कुचालक होती हैं। सभी अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अपवाद स्वरूप में हीरा ऊष्मा का सुचालक है तथा ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक है। इस चीज़ को याद रखना है कि हीरा जो है ऊष्मा का है और ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। हीरा सबसे कठोर अधातु है तथा आयोडीन सबसे चमकीली अधातु है। तो ये सारे के सारे अपवाद हैं और हमारे एग्जामों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्शन अपवाद को ही पूछा जाता है। आगे ये आसानी से टूट जाती हैं। इनका घनत्व तो बहुत कम होता है। इनका गलनांक बहुत कम होता है। हीरे का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। हीरे का क्वथनांक क्या सबसे अधिक होता है। तो ये रही आपके अधातुओं के बारे में। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि चमकीली अधातु कौन सी है। चमकीली अधातु कौन सी है। तो यहाँ पे है ऑक्सीजन, बी है आयोडीन, सी है ग्रेफाइट और डी है हीरा। तो जैसा कि मैंने बताया सबसे चमकीली अधातु क्या है, आपका आयोडीन है। सबसे चमकीली अधातु क्या है, आपकी आयोडीन। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया धातु के डिफिनीशन में कि धातु कठोर होते हैं, इन्हें काटा नहीं जा सकता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये ठोस फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो आपके ऑप्शन में सोडियम है, बी है पोटेशियम, सी है ए और बी दोनों, और डी है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने बताया था सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है कि सोडियम और पोटेशियम दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। अगला आपका है कि निम्न में से कौन सी ठोस अधातु है। निम्न में से कौन सी ठोस अधातु है। ऑप्शन ए है कार्बन, बी है सल्फर, सी है फास्फोरस और डी है सभी। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सभी के सभी क्या हैं, ठोस अधातु हैं। इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा डी कि सभी के सभी ठोस अधातु हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है। तो पहला है आघातवर्धनीय, कि मतलब जो इस पे चोट करने से जो फैले आघातवर्धनीय उसे कहा जाता है। दूसरा है चालकता, तीसरा है घनत्व और चौथा है भंगुरता। तो यहाँ पे निम्न में से चौथा वाला जो गुण है भंगुरता, भंगुरता केवल अधातुओं में पाया जाता है, धातुओं में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या होगा, डी, भंगुरता धातुओं में नहीं पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है। पहला आपका ऑप्शन है 1:8, दूसरा है 8:1, तीसरा है 16:3 और चौथा है 3:16। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछा है। तो जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 8:1 का होता है। यही यदि आपसे कहते कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा तो 1:8 का होगा। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। इसको विशेष याद रखना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछ रहा है या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का पूछ रहा है, तो तुरंत यह अनुपात आपस में चेंज हो जाते हैं, 8:1 या 1:8 होगा। तो हालांकि आपके क्वेश्चन में पूछा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होगा बी। जल एक यौगिक है, जैसा कि सभी को पता है जल एक यौगिक है। तो आइए यौगिक के बारे में चर्चा करते हैं। ये दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बनते हैं। इनकी निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। इनके घटकों को रासायनिक क्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला है, इनके गुण इनके घटकों के गुण से अलग होते हैं। इनको घटकों का मतलब यहाँ पे जैसे H2O हो गया,
तो इनको क्या कर सकते हैं हम, रासायनिक क्रिया के द्वारा हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। हाइड्रोजन के अलग गुण धर्म होंगे, ऑक्सीजन के अलग गुण धर्म होंगे, और जब इनको आपस में मिला दिए जाएंगे तो इनके क्या होते हैं, अलग गुण धर्म हो जाते हैं। तो इन्हीं का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। अगला है, इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। उदाहरण के लिए जल को हम लेते हैं, जल का आपका रासायनिक सूत्र है H2O, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और इनका अनुपात भार में जो है 1:8 होता है। और इनका गलनांक जो होता है, बर्फ का गलनांक जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनका जल का जो हिमांक भी होता है वो भी क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जल का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे आपका है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से जल का गुण अलग होता है। जैसा कि मैं आपको बता रखा हूँ, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। अन्य उदाहरण जो है यौगिक के, आपके कार्बन डाइऑक्साइड, चूना, चाक, सोडियम क्लोराइड, ये सभी क्या है, यौगिक के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, यौगिक के विषय में सत्य है। पहला ऑप्शन है, इनकी निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। जैसा कि आपने पहले से पता है कि यौगिक क्या क्या होता है, एक निश्चित रासायनिक अनुपात। जैसे H2O में आपके 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु ऑक्सीजन के, तो यह इनका जब तक यहाँ पे यदि 2 की जगह 3 कर दिया जाए और 1 की जगह 2 कर दिया जाए तो यह जल कभी बन ही नहीं सकता है। तो यौगिक के क्या होते हैं, निश्चित रासायनिक अनुपात होते हैं। अगला है कि इन घटकों को भौतिक क्रियाओं द्वारा अलग किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी यौगिक होते हैं उन्हें रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अलग किया जा सकता है, न कि भौतिक क्रियाओं के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या होता है, गलत होता है। सी कहता है ए और बी दोनों सत्य हैं, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि 9 वाला ऑप्शन आपका सही होता है कि इनकी निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मिश्रण के बारे में देखते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के योग से बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। ये किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग से बनते हैं। इनके घटकों को सरल भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा कि जो यौगिक होते हैं उनके घटकों को रासायनिक तरीकों से और मिश्रण को भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वायु, दूध, स्याही, पेंट, कोयला, मक्खन, धुआं आदि। अब यहाँ पे होता है मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका समांग मिश्रण और एक होता है असमांग मिश्रण। आइए देखते हैं इनके बारे में। समांग मिश्रण, इन मिश्रण के घटक एक दूसरे के साथ पूरी तरह घुले होते हैं। इन मिश्रणों का संगठन एक समान होता है। उदाहरण के लिए नमक और जल का मिश्रण। जैसे कि यहाँ पे यदि समांग मतलब कि जिसमें घुलने के बाद वह एक दूसरे में विलुप्त हो जाए, दिखाई ना दे। जैसे कि यदि नमक और जल को हम घोल दें तो उसमें आपको नमक नहीं दिखाई देगा, केवल जल दिखाई देगा। चीनी और पानी का मिश्रण, वायु का मिश्रण, उसके बाद नींबू पानी, पीतल और कांसा आदि क्या है, समांग मिश्रण है। केवल विलयन और मिश्रित धातु ही क्या होते हैं, समांग मिश्रण होते हैं। मतलब जितने भी मिश्र धातु होते हैं वो और विलयन क्या होते हैं, समांग मिश्रण के होते हैं। अगला होता है असमांग मिश्रण। तो इन मिश्रणों के घटक एक दूसरे के साथ पूरी तरह घुले नहीं होते हैं। इन मिश्रणों का संगठन एक समान नहीं होता है। इन मिश्रणों के घटकों को आसानी से अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चीनी और रेत का मिश्रण, दूध का, रक्त का, पेट्रोलियम का, मिट्टी का और मक्खन का, ये सभी क्या है, असमांग मिश्रण है। अगला आपका आता है विलयन। विलयन एक प्रकार का समांग मिश्रण है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, विलयन एक प्रकार का आपका समांग मिश्रण होता है। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, और जो पदार्थ कम होता है उसे विलेयक कहते हैं। जैसे कि नमक और जल का विलयन, इसमें क्या है, जल विलायक है क्योंकि यह अधिक मात्रा में है, और नमक क्या है, विलेय है क्योंकि यह क्या होता है, कम मात्रा में होता है। जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। जल को सार्वत्रिक विलायक इसलिए क्योंकि लगभग सभी पदार्थ क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं, इसलिए जल को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। अगला है निलंबन। ये वे असमांग मिश्रण है जिन्हें ठोस कण तरल द्रव में पूरी तरह से नहीं घुल पाते हैं और ठोस कण नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए चाक और पानी का मिश्रण, आटा और पानी का मिश्रण इत्यादि। अगला आपका आता है कोलाइड। अक्सर आपने पढ़ा होगा कोलाइडी विलयन। तो ये वे विलयन है जिनमें ठोस का कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इनके कण आसानी से छननी के आर पार जा सकते हैं। उदाहरण के लिए दूध, रक्त, जेली, स्याही, धुंध इत्यादि। इसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यौगिक के गुण उनके घटकों के गुण से अलग होते हैं। पहला आपका कह रहा है यौगिक के गुण उनके घटकों के गुण से अलग होते हैं। दूसरा कह रहा है कि मिश्रण भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के बनते हैं। बिल्कुल गलत है आपका। और पहला वाला भी ऑप्शन क्या है, यौगिक के गुण उनके घटकों के गुण से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये भी आपका क्या है, सत्य है। अगला आपका क्या है कि मिश्रण किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के बनते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल सही है आपका कि मिश्रण किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। दूसरा आपका है कि वायु समांग मिश्रण है। वायु क्या आपका समांग मिश्रण है, ये भी आपका सही है। अगला आपका है दूध समांग मिश्रण है, तो नहीं, दूध क्या है, विसमांग मिश्रण है, यह समांग मिश्रण में नहीं आता है। तो अगला आपका कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे केवल 4 वाला ऑप्शन आपका दूध समांग मिश्रण है, ये क्या है, असत्य है। और इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सार्वत्रिक विलायक है। पहला है आपका ऑक्सीजन, दूसरा है जल, तीसरा है दूध और चौथा है रक्त। तो जैसा मैंने बताया कि जल में लगभग सभी प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं, घुल जाते हैं, इसलिए जल को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है और यहाँ पे इस्पात है और यह किस मिश्र धातु से बना हुआ है। यहाँ पे मिश्र धातु का नाम है और वह किससे किससे मिलकर बना हुआ है। तो आपका पहला ऑप्शन है इस्पात। इस्पात जो है कार्बन और लोहे से मिलकर बना होता है। इस्पात जो है कार्बन और लोहे से मिलकर बना होता है। पीतल जो है तांबा और जस्ते से मिलकर बना होता है। कांसा जो होता है वह तांबे और टीन से मिलकर बना होता है। कृत्रिम सोना जो है वह तांबा और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कूट को अपने से मिला सकते हो कि कौन सा कूट सही है। आइए हम कुछ मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ते हैं। मिश्र धातुओं का समांग मिश्रण होता है। मिश्र धातु के गुण उनके घटकों के गुण से अलग होते हैं। निम्न तालिका में मिश्र धातु और उनके संघटक और उनके उपयोग दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। इस पहला मिश्र धातु आपका है इस्पात। इस्पात जो होता है कार्बन और लोहे से मिलकर बनता है। इसका उपयोग चादर, तार, रेल लाइन, औजार आदि बनाने में किया जाता है। उसके बाद अगला आपका मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील, जिसको हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील या स्टेनलेस इस्पात। और इसके बारे में है कि यह लोहा, निकिल, क्रोमियम से मिलकर बना होता है और इसका उपयोग बर्तन बनाने में, ब्लेड बनाने में किया जाता है। अगला आपका है पीतल। पीतल जो है वह तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है और इसका उपयोग बर्तन बनाने में, मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। अगला है डूरालुमीन। डूरालुमीन जो है एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग वायुयान, प्रेशर कुकर, उपग्रह बनाने में किया जाता है। अगला आपका है कांसा। कांसा जिसे कांस्य कहते हैं, यह तांबा और टीन का मिश्र धातु है और इसका उपयोग बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में, तोप बनाने में इत्यादि में किया जाता है। अगला आपका है 22 कैरेट का गोल्ड, जो सोना होता है। यह सोना, चांदी और तांबे का मिश्रण होता है। जो हम ऐसे शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है और कई बार कहा जाता है कि सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, तो कैरेट में। और जो हम पहनते हैं वह 22 कैरेट का सोना होता है। तो यह और बाकी के जो उसमें किस सोना उसमें किस चीज़ों को मिलाया जाता है, तो उसमें सोना, चांदी और तांबे को मिलाया जाता है और खास करके इसका उपयोग गहने बनाने में किया जाता है। अगला आपका है कृत्रिम सोना, जिसको हम लोग रोल गोल्ड कहते हैं, जो आज के फैशन में काफ़ी चल रहा है रोल गोल्ड। यह तांबा और एल्युमिनियम का बना होता है। इसका उपयोग गहने, मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। लास्ट वन है आपका मुद्रा धातु। मुद्रा धातु मतलब जो हम मुद्राएं लेकर आते हैं वो किसकी बनती है, तो वह तांबा, टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से सिक्का बनाने में किया जाता है। तो आई थिंक यह मिश्र धातु आपको पता चला होगा। यदि आपको इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को पॉज करके इन सारी जानकारियों को आप नोट कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि इस पीडीएफ क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह मिश्र धातु वायुयान, प्रेशर कुकर, उपग्रह आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला है यह मिश्र धातु एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीज के मिश्रण से बना होता है। एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीज के मिश्रण से बना होता है। फिर आगे कह रहा है कि उपरोक्त कथन किस मिश्र धातु के बारे में है। उपरोक्त कथन किस मिश्र धातु के बारे में आपका है। तो पहला आपका है
मुद्रा धातु, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुद्रा धातु किससे मिलकर बना होता है, तांबा प्लस टीन प्लस सीसा, सीसा से मिलकर बना होता है, जैसा कि यह उस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है। दूसरा आपका है रोल गोल्ड, रोल गोल्ड जो है जिसको हम लोग कृत्रिम सोना करते हैं, यह तांबा और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। तीसरा है डूरालुमीन, डूरालुमीन जो है यह एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज से मिलकर बना होता है। तो यह स्टेटमेंट किसको फॉलो कर रहा है, डूरालुमीन को। और स्टेनलेस स्टील जो होता है कार्बन और लोहे से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे आपका मिश्र धातु के जिसके बारे में कहा जा रहा है वो आपका ऑप्शन सी है, डूरालुमीन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। दूसरा है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तीसरा है क्षार लाल लिटमस पत्र को नारंगी कर देता है। और चौथा है क्षार नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जैसा आपको पता है अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या होता है, बी वाला सही होता है। आइए हम अम्ल और क्षार के बारे में जानते हैं। अम्ल जिसे भस्म और क्षार भी कहते हैं, तो इसके बारे में आता है कि जो चीज़ें खट्टी होती हैं उसे अम्ल होता है और जो चीज़ें कड़वी होती है वे क्षार या भस्म कहलाते हैं। कभी कभी किसी चीज़ के स्वाद से उसकी अम्लीयता या क्षारीयता का पता नहीं चलता है। जैसे कॉफ़ी का स्वाद तो कड़वा होता है परंतु वह अम्लीय है, इसलिए किसी चीज़ के अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाने के लिए उनका परीक्षण किया जाता है। और परीक्षण के मुख्य दो प्रकार हो सकते हैं, एक लिटमस पत्र जैसे कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, और उसके बाद आपका परीक्षण का पीएच मूल्य परीक्षण। पीएच का पूरा नाम आता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो आइए लिटमस पेपर और पीएच के बारे में जानते हैं। लिटमस पेपर यह लाइकेन से बना होता है। लिटमस पेपर जो होता है लाइकेन से बना होता है। और अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है, तथा क्षार लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। क्षार क्या करता है, लाल, यह क्या करता है, नीला कर देता है। अगला आपका है पीएच मूल्य परीक्षण। तो इस परीक्षण की खोज सोरेनसन ने 1900 में किया था। पीएच परीक्षण जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका पूरा नाम आता है, और इसकी खोज सोरेनसन ने 1909 में की थी। इसमें 0 से 14 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। जिन पदार्थों का 0 से 6.9 तक पीएच मूल्य होता है वे अम्ल होते हैं, तथा जिन पदार्थों का 7.1 से 14 तक पीएच मूल्य होता है वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। जैसे कि जल उदासीन है, जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, तो वह क्या है, उदासीन है। यहाँ पे नोट करके लिखा है हल्दी का प्रयोग अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्षार हल्दी को लाल कर देता है तथा अम्ल हल्दी के रंग को नहीं बदल पाता है, तथा अम्ल हल्दी के रंग को बदल नहीं पाता है। आइए कुछ पदार्थ और उसके पीएच मूल्य के बारे में जानते हैं। नींबू का पीएच मान 2.5 होता है। सिरका का 4.0, कॉफी का 5.0 होता है। कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं उसका 6.0 होता है। दूध का 6.5 होता है। और शुद्ध पानी जो कि आशुद्ध जल होता है इसका कोई पीएच मान नहीं होता है क्योंकि इसका कोई स्वाद नहीं होता है। यहाँ पे लार के बारे में है कि खाना खाने से पहले लार का पीएच मान 5.8 होता है और खाना खाने के बाद लार का पीएच मान 7.4 हो जाता है। मतलब लार अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। और रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है और टूथपेस्ट का पीएच मान 8.0 होता है। अब यहाँ पे पूछा है कि रक्त का पीएच मूल्य क्या होता है। रक्त का पीएच मूल्य क्या होता है, आपके ऑप्शन है 1.4, दूसरा ऑप्शन है 4.0, तीसरा ऑप्शन है 6.5 और आपका चौथा ऑप्शन है 7.4। तो जैसा कि यहाँ पे चारों को देख ले 1.4 ऐसे खास करके किसी का पीएच मान नहीं होता है। 4.0 जो होता है वह किसका होता है, सिरका का पीएच मान होता है। सिरका का पीएच मान 4.0। 6.5 जो होता है ये आपका दूध का होता है और 7.4 जो होता है आपका रक्त का होता है। तो यहाँ पे रक्त के पीएच मान को ही पूछा है तो आपका सही ऑप्शन क्या होता है, डी, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जैसा कि ऊपर वाले डायग्राम में आपने देखा था। अगला है निम्न में से किसका पीएच मूल्य 7 होता है।
तो आपका पहला ऑप्शन है नींबू, दूसरा ऑप्शन है आपका शुद्ध जल, तीसरा है दूध और चौथा है कॉफी। तो आपको पता होना चाहिए नींबू का जो पीएच मान होता है 2.5 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है। मैंने बताया था जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं और इसका कोई स्वाद नहीं होता है। दूध का जो पीएच मान होता है 6.5 होता है और कॉफ़ी का पीएच मान जो होता है वह आपका 5.0 होता है। हालांकि यहाँ पे पूछा है शुद्ध जल का या किस, यहाँ पे पूछा है निम्न में से किसका पीएच मूल्य 7 होता है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। आपका अगला क्वेश्चन है पीएच मूल्य परीक्षण की खोज किसने किया था। पीएच मूल्य परीक्षण की खोज किसने किया था, आपके ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बी है लुई पास्चर, सी है सोरेनसन और डी है बेक्यूरेल। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें चार्ल्स डार्विन डार्विनवाद की खोज किए थे, डार्विनवाद। लुई पास्चर ने दूध के पाश्चुरीकरण के सिद्धांत की खोज किया था, पाश्चुरीकरण। सोरेनसन ने पीएच वैल्यू का खोज किया था 1909 में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो धर्मीयता की खोज की थी, रेडियो धर्मीयता की खोज किया था किसने, हेनरी बेक्यूरेल ने। तो यहाँ पे पीएच मूल्य परीक्षण के बारे में पूछा रहा है, तो पीएच मूल्य परीक्षण की खोज सोरेनसन ने किया था। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। आपका अगला क्वेश्चन है क्षार हल्दी को कर देता है, क्षार हल्दी को कर देता है। आपका ऑप्शन है ए नीला, बी आपका ऑप्शन है पीला, सी आपका ऑप्शन है हरा और डी है आपका लाल। तो जैसा मैंने बताया कि क्षार हल्दी को किस रंग में बदलता है, आपके लाल रंग में बदल देता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका क्या होता है, लाल। अगला आपका कि सुमेलित कीजिए, एक साइड में आपके अम्ल दिए हैं और दूसरे साइड में आपके पदार्थ दिए हैं। तो यहाँ पे टार्टरिक अम्ल और यहाँ पे पदार्थ में, तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। दूसरा है आपका एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल आपका पाया जाता है सिरका में। उसके बाद तीसरा है आपका लैक्टिक अम्ल, जैसा आपको बताया लैक्टिक अम्ल आपके खट्टे दूध में पाया जाता है। देन उसके बाद है आपका साइट्रिक अम्ल, तो साइट्रिक अम्ल आपके पाया जाता है मौसम्बी में। तो इस प्रकार से आपका ए का सही हुआ थर्ड, बी का सही होता है फोर्थ, सी का सही होता है फर्स्ट और डी का सही होता है आपका सेकेंड। तो आप इस कूट के हिसाब से कूट को आप ए बी सी डी में से सही कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ पदार्थ हैं और उसमें कौन कौन से अम्ल मौजूद होते हैं देखते हैं। तो आपका लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है खट्टा दूध या दही में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली कच्चा अंगूर में पाया जाता है। उसके बाद आपका है ऑक्जैलिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। उसके बाद मेलेइक, जिसको हम लोग मैलिक अम्ल कहते हैं, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो खट्टा होता है आपका नींबू संतरा और यहाँ पे मौसमी लिखा है, मौसम्बी होना चाहिए, मौसम्बी, मौसम्बी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। उसके बाद आपका फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल आपके लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल जो कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है और यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल रहे, इसको भी आप ध्यान दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लवण की प्रकृति होती है, पहला है अम्लीय, दूसरा है क्षारीय और तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो आपको बता दें लवण जो होता है अम्ल और क्षार के उदासीन अभिक्रिया के द्वारा लवण और जल प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लवण की कोई प्रकृति नहीं होती है और यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होता है, डी, कि लवण की कौन सी प्रकृति होती है, तो दोनों में से किसी की भी नहीं होती है। अब यहाँ पे लवण के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। लवण अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण और जल बनता है। जैसा कि मैंने बताया कि अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। अब अगला आपका है कि लवण की प्रकृति न तो अम्लीय होती है न ही क्षारीय होती है, इसलिए इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में हमेशा ऊष्मा निकलती है। अब यहाँ पे उदासीनीकरण के कुछ एग्जाम्पल हैं। हमारी लार दांतों में फंसे भोजन को अम्लीय बना देते हैं, जिससे दांत खोखले हो जाते हैं और इससे बचने के लिए हमें भोजन के बाद पानी से कुल्ला करना चाहिए और दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। हमारे आमाशय में
पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन पाचन में मदद करता है। अगर इस अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमें अपाचन हो जाता है। इससे बचने के लिए हम प्रति अम्ल एंटी एसिड जैसे इनो लेते हैं। इनो में दूधिया मैग्नीशियम या फिर बेकिंग सोडा होता है जो अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। अगला आप कहते हैं चींटी के काटने पर हम उस जगह पर बेकिंग सोडा लगा देते हैं जिससे चींटी के अम्लीय प्रभाव खत्म हो जाता है और हमें जलन नहीं होता है। तो यह कुछ आपके लवण के उपयोग रहे और क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको आपने जाना। आपका अगला क्वेश्चन है अपाचन से बचने के लिए हम इनो लेते हैं। इनो में क्या होता है? अपाचन से बचने के लिए हम इनो लेते हैं और इनो में क्या होता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और तीसरा आपका है कि दोनों में से कोई एक और चौथा आपका है दोनों में से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम एसिडिटी होती है तो हम इनो लेते हैं और इनो में आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, मतलब दोनों एक साथ आपके नहीं होते हैं। और इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या होता है? सी, दोनों में से कोई एक होता है। अगला आपका ऑप्शन है मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है? मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है? पहला आपका है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन और तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोमबत्ती का जलना जो है दोनों परिवर्तन है, ए और बी दोनों। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन सही होता है। आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, क्या होता है भौतिक परिवर्तन और कैसे मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों होता है। तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन, जिस परिवर्तन में किसी पदार्थ के भौतिक गुण जैसे अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, यह अस्थायी होते हैं। इस परिवर्तन में पदार्थों के उनके वास्तव रूप, अवस्था आदि में परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात ये प्रतिवर्तीय होते हैं ना। आपका अगला आता है कि उदाहरण में कि मोम का पिघलना, बादलों का बनना, कपड़े का फटना, रबर बैंड का खींचना, मक्खन का पिघलना, बल्ब का जलना, पानी का बर्फ या भाप बनना, शीशे का पिघलना, कागज का फटना, पानी में नमक या चीनी का घुलना, ये सभी के सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। अगला आता है रासायनिक परिवर्तन कि जिस परिवर्तन में एक पदार्थ से नए पदार्थ या पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और यह क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। जो पदार्थ बन गया वो हमेशा के लिए रहता है। और इस परिवर्तन में पदार्थों को उनके वास्तविक रूप, अवस्था आदि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब कि जैसे मैंने जल को बर्फ ने बनाया तो पुनः बर्फ से हम जल बना सकते हैं, तो उनके वास्तव अवस्था में हम परिवर्तित कर सकते थे, जिसके लिए वो क्या थे? परिवर्तनीय थे। और यहाँ पे यदि एक बार मोमबत्ती जल जाए तो पुनः मोमबत्ती नहीं बना सकते हैं, या एक बार दूध से दही बन जाए तो हम पुनः दूध नहीं बना सकते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं? अपरिवर्तीय होते हैं। अब उदाहरण के लिए देखते हैं कि मोमबत्ती का जलना, पटाखों का फटना, दही का जमना, लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, जीवों का बड़ा होना, भोजन का पचना और सड़ना, मैग्नीशियम के फीते का जलना और कोयले, लकड़ी आदि का जलना और कागज के जलना, ये सभी के सभी आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को कि किसी किसी पदार्थ में दोनों परिवर्तन एक साथ होते हैं। जैसे मोमबत्ती जलने पर मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, पर मोम के धागे का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब आपको समझ में आएगा कि कैसे मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। रोटी का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना भौतिक परिवर्तन है, परंतु रोटी का पाचन रासायनिक, रोटी का पाचन हमारे शरीर में होता है वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से रोटी जो हम खाते हैं उसमें भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। तो आई थिंक आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आपका अगला क्वेश्चन है जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व हैं। जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व हैं। पहला है आपका ऑक्सीजन, दूसरा है नमी, सी है ए और बी दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों आवश्यक है और इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है सी। आइए हम जंग लगने वाले लोहे पे जंग लगने के कारण को डिटेल में समझते हैं।
लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब लोहे की वस्तु को खुले में छोड़ दिया जाता है तब उसके ऊपर भूरा पदार्थ का इकट्ठा होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व ऑक्सीजन और नमी है। अगर नमी ज़्यादा होती है तो जंग जल्दी लगती है। जंग से बचने के लिए लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है या फिर क्रोमियम या जिंक जैसे धातुओं की परत चढ़ाई जाती है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। लोहे पे जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। आगे आपका कि किस विधि के द्वारा अनाज के कणों को डंडियों से अलग किया जाता है। किस विधि द्वारा अनाज के कणों को डंडियों से अलग किया जाता है। पहला है हस्त चयन विधि, दूसरा है थ्रेसरिंग, तीसरा है आपका निष्पावन और चौथा है चालन। तो यहाँ पर हस्त चयन विधि मतलब जो हम हाथों से कंकड़ पत्थर बीनते हैं। हाँ, यहाँ पे थ्रेसरिंग का मतलब कि यहाँ पे डंडियों, जैसे कि हम गेहूं को क्या करते हैं, थ्रेसरिंग करते हैं और वहाँ से डंडियों से क्या होता है, अनाज अलग होता है। निष्पावन का मतलब होता है ओसाना और चालन का मतलब कि चालना, जैसे कि हम आटे को चालते हैं। तो यहाँ पर डंडियों से अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं, थ्रेसरिंग कहते हैं। आइए इस सारी विधियों को अच्छे से समझते हैं। पदार्थों को पृथक्करण कैसे किया जाता है। तो किसी मिश्रण में उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना ही क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। यहाँ हम मिश्रणों के भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा पृथक करने के विषय पर निम्नलिखित मिश्रण प्रक्रियाओं की विधियों पर चर्चा करेंगे। पहला है आपका ठोस अवयवों के मिश्रण, दूसरा है ठोस और द्रव अवयवों के मिश्रण, मतलब जहाँ पे केवल ठोस में ठोस मिले हों, उसके बाद ठोस में द्रव मिले हों और उसके बाद द्रव और द्रव के अवयव मिले हों। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ठोस अवयवों के मिश्रण। इन मिश्रण में अवयव ठोस होते हैं। इन मिश्रण को निम्नलिखित तरीकों से अलग किया जा सकता है। पहला आपका हस्त चयन विधि। हस्त चयन विधि, इस विधि में ठोस अनुपयोगी अवयव को हाथ से अलग किया जाता है। इस विधि के द्वारा दाल, चावल आदि से कंकड़ पत्थर निकाला जाता है। दूसरा है थ्रेसरिंग। यहाँ पे थ्रेसरिंग गलत हो गया है, थ्रेसरिंग लिखा है तो यहाँ पे होगा थ्रेसरिंग। थ्रेसरिंग, तो इस विधि से अनाज के कणों को उनकी डंडियों से अलग किया जाता है। इस विधि में अनाज की डंडियों को हाथ से पीटा जाता है या फिर बैलों के द्वारा कुचला जाता है। जब हमारे पास पहले अत्याधुनिक उपकरण नहीं थे तो पहले जो भी हमारे धान या चने हुआ करते तो उनके बैलों के पैरों के द्वारा कुचला जाता था या फिर थ्रेसर का उपयोग किया जाता। तो ये आपका क्या कहता है, थ्रेसरिंग या गाहना कहलाता है। अगला है निष्पावन विधि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओसाना कहते हैं। निष्पावन विधि का मतलब क्या होता है, ओसाना। तो इस विधि के द्वारा हल्के एवं भारी ठोस अवयवों को अलग किया जाता है। इस विधि में हवा का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा अनाज के कणों से अनाज के कणों क्या कहते हैं, भूसों से अलग किया जाता है। अगला होता है चालन विधि। चालन विधि मतलब चालना। इस विधि से उस मिश्रण को जिसका एक घटक बारीक होता है और दूसरा घटक थोड़ा मोटा होता है अलग किया जाता है। इस विधि में चालनी का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से आटे में से चोकर, रेत में से कंकड़ पत्थर को अलग किया जाता है। अगला आपका आता है चुंबकीय पृथक्करण। इस विधि में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से उस मिश्रण को जिसका एक घटक चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट को अलग किया जाता है। इसे हम चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। तो ये तो रहा ठोस का पृथक्करण। अगला है ठोस और द्रव अवयवों का मिश्रण। तो यहाँ पे इस प्रकार के मिश्रण में मुख्यतः उपयोगी घटक द्रव के रूप में होता है और अनुपयोगी घटक क्या होता है, ठोस के रूप में होता है। इस प्रकार के मिश्रणों को निम्न विधियों द्वारा अलग किया जाता है और इसके क्रम को भी आप याद कर सकते हैं। पहला है अवसाद या तल छटन। अवसाद या तल छटन, इस विधि में ठोस एवं द्रव के मिश्रण को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है। मिश्रण के स्थिर हो जाने पे ठोस के घटक, यहाँ पे ठोस या द्रव के घटक मतलब जो जल होता है उसमें क्या कर दिया जाता है, स्थिर छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे जब देखते हैं आप कोई भी ऐसा कड़ा पदार्थ होता है वो क्या होता है, ठोस के घटक क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और द्रव के घटक क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं और जिसके कारण हम उसको आसानी से निकाल लेते हैं। दूसरा होता है निस्तारण या निथारना। तो इस प्रक्रिया में अवसादित मिश्रण
को क्या करता है, द्रव को बिना हिलाए दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। जैसे कि हम लोग कई बार गेहूं को धोते हैं, तो गेहूं को धोने के बाद क्या करते हैं, उसको निथारते हैं कि उसका पानी निकल जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले अवसादन करते हैं, उसके बाद निस्तारण करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, निस्यंदन। तो यहाँ पे क्या होता है, इस विधि में निस्तारित मिश्रण को छलनी से छान लिया जाता है। जैसे निस्तारित हमने क्या किया कि हाथ से उसको निकाला और उसके बाद एक छन्नी जैसे कपड़े पर रखा, तो छलनी से छान लिया जाता है। चाय में से चाय पत्ती, जूस में से रेसे, पनीर बनाने के लिए फटे दूध में से कणों को क्या करता है, छाना जाता है। तो इसको क्या करते हैं, पहले अवसादन किया मैंने, उसके बाद निस्तारण किया, उसके बाद निस्यंदन, उसके बाद होता है आपका वाष्पीकरण। इस विधि में ठोस एवं द्रव के मिश्रण को उबालकर गर्म किया जाता है। गर्म करने पर द्रव भाप बनकर उड़ जाता है और ठोस के घटक नीचे रह जाते हैं। समुद्र के पानी से नमक को इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगला है यहाँ पे कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, वाष्पीकरण किसी भी तापक्रम पे होता है, परंतु उबलना एक निश्चित तापक्रम पे होता है। जैसे आपको पता है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पे होता है, लेकिन जो जल का बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक, वो क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यह आपका वाष्पीकरण और क्वथनांक में अंतर है। अगला आपका विधि आता है अपकेंद्रण। इस विधि में ठोस एवं द्रव के मिश्रण को बहुत तेजी से घुमाया जाता है और इस विधि से दूध से क्रीम और दही से मक्खन निकाला जाता है। वॉशिंग मशीन जो होता है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना भी इसी विधि पर आधारित होता है। अगला आपका आता है द्रव शोधन आसवन। द्रव शोधन आसवन में इस विधि में ठोस एवं द्रव जल के मिश्रण को गर्म किया जाता है और इस विधि में ऐसे उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिससे द्रव भाप बनकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर दूसरे पात्र में इकट्ठा हो जाता है और ठोस नीचे रह जाता है। समुद्र के जल से नमक और शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आता है कि द्रव एवं अवयवों के मिश्रण। द्रव एवं अवयवों के मिश्रण, तो इसमें क्या होता है कि इस मिश्रण में घटक द्रव के रूप में होते हैं और इस मिश्रण में उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को निम्नलिखित विधि से अलग किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है पृथक कीप। इस विधि से दो अघुलनशील द्रवों को अलग किया जाता है। इस विधि में तेल और पानी के मिश्रण को अलग किया जाता है। तेल हल्का होने के कारण ऊपर रह जाता है और पानी क्या होता है, नीचे पात्र में इकट्ठा हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, पृथक कीप कहते हैं। अगला आता है आपका प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन, इस विधि के द्वारा घुलनशील द्रवों को अलग किया जाता है। यह विधि पदार्थों के क्वथनांक बिंदु पर आधारित होती है। जब इस प्रकार के मिश्रण को गर्म किया जाता है तब अलग अलग क्वथनांक बिंदु वाले द्रव अलग हो जाते हैं और इस विधि के द्वारा कच्चे तेल से मोम, स्नेहक, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि अलग किया जाता है। तो ये रहे आपके पदार्थों के पृथक्करण के विभिन्न सारी विधियां। अगला है निम्न में से कौन सी धातु चुंबक से आकर्षित होती है। तो पहला आपका है लोहा, दूसरा है निकिल, तीसरा है कोबाल्ट और चौथा है सभी। तो आपकी जानकारी के बता दें, ये सभी धातुएं क्या है, चुंबक से आकर्षित होने वाली हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या होगा, डी सभी। अगला है चीनी और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए विधियों का सही क्रम क्या होगा। विधियों का सही क्रम क्या होगा, तो पहला है अवसाद, दूसरा है आपका निस्तारण और तीसरा है निस्यंदन और चौथा है वाष्पीकरण। तो यहाँ पे चीनी और रेत जो है आपके ठोस और द्रव के मिश्रण है और इसमें मैंने बताया था सबसे पहले क्या करते हैं, उसका अवसादन करते हैं कि चीनी और रेत के मिश्रण में पहले रेत क्या हो जाए, अवसादन करते हैं और उसके बाद निस्तारण करेंगे। निस्तारण के बाद क्या करेंगे, निस्यंदन करेंगे और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वाष्पीकरण करेंगे। अवसादन मतलब कि पहले हम चीनी और रेत के मिश्रण को पानी में घोल लेंगे, चीनी पानी में घुल जाएगा और उसके बाद रेत क्या होगा, नीचे पानी में बैठ जाएगा। देन उसके बाद निस्तारण करेंगे कि उसको हम रेत को हाथों से निकालेंगे और निस्यंदन मतलब कि रेत को छानेंगे और पुनः पानी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा और वह जो पानी है उसको हम क्या करेंगे, वाष्पीकृत करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, चीनी, पानी और रेत तीनों के तीनों अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप पहले वाले ऑप्शन को कर सकते हैं। अगला आपका है इस समुद्र के जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। समुद्र के जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला आपका द्रव शोधन,
दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है द्रवीकरण और चौथा है अपकेंद्रण। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि समुद्र में से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए हम द्रव शोधन विधि का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है ए। अगला है कि कच्चे तेल से किस विधि से पदार्थों को अलग किया जाता है। कच्चे तेल से किस विधि से पदार्थों को अलग किया जाता है। तो यहाँ पे पहला है पृथक की विधि, दूसरा है प्रभाजी आसवन, तीसरा है आसवन और चौथा है वाष्पीकरण। तो जैसा मैंने बताया कि कच्चे तेल से किस विधि से पदार्थों को अलग किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, कि यहाँ पे सभी पदार्थों को उसके क्वथनांक पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट पर लेकर जाते हैं और सभी पदार्थों को अलग अलग हम करते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है बी। अगला है निम्न में से घर्षण के लाभ हैं। पहला है धागे में गांठ बांधना, दूसरा है माचिस की तीली का जलना, तीसरा है आपका भवनों का निर्माण होना और चौथा है आपका सभी। तो यहाँ पे हम सभी को करेंगे क्योंकि घर्षण से ये सभी के लाभ होते हैं। अब यहाँ पे नया टॉपिक आया घर्षण, तो आइए घर्षण के बारे में हम चर्चा करते हैं। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तब उनके बीच एक बल लगता है जो उसकी गति को रोकता है, जिसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होता है। घर्षण हमारी लाभकारी और हानिकारक दोनों होता है। अब यहाँ पे देखते हैं घर्षण के लाभ क्या क्या हैं। तो घर्षण के कारण ही मनुष्य चल पाते हैं, यदि घर्षण नहीं होता तो मनुष्य चल नहीं पाते हैं। घर्षण न होने पर हम फिसल जाते हैं। टायरों और सड़कों के बीच में घर्षण लगने के कारण ही वाहन रुक जाते हैं। घर्षण के कारण ही हम कागज, बोर्ड इत्यादि पर लिख पाते हैं। घर्षण के कारण ही माचिस की तीलियां जलती है। घर्षण के कारण ही हम धागे में गांठ बांध पाते हैं। घर्षण के कारण ही भवनों का निर्माण हो पाता है। यही तीनों स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में पूछे हुए थे। अब घर्षण से हानियां देखते हैं। घर्षण से चीज़ें घिस जाती हैं। घर्षण के कारण मशीन और उनके कल पुर्जे क्या होते हैं, घिस जाने के कारण खराब हो जाते हैं। अब अगला देखते हैं घर्षण कम करने के उपाय। तो यहाँ पे मशीनों में तेल या स्नेह का उपयोग किया जाता है जिससे घर्षण कम हो। अगला है रोलर पहिए लगा दिए जाते हैं। अगला है कैरम बोर्ड पर पाउडर को छिड़का जाता है कि घर्षण कम हो। दरवाजों के कब्जों में तेल डाला जाता है कि घर्षण कम हो। मशीन में बॉल बेयरिंग, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बेयरिंग कहते हैं, का उपयोग किया जाता है कि उनके कल पुर्जों में घर्षण ना हो। तो ये क्या है, घर्षण कम करने के उपाय हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप घर्षण को अच्छे से समझ पाए होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है दरवाजों के कब्जों में घर्षण न हो इसके लिए। पहला है तेल डाला जाता है, दूसरा पाउडर छिड़का जाता है, तीसरा है बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है और चौथा है सभी। तो जैसा कि मैंने बताया कि दरवाजों के कब्जों में घर्षण न हो उसके लिए क्या करते हैं, हम तेल डालते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आप अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। मेरा अगला वीडियो, इसका पार्ट 2 48 घंटों के बाद आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब बाई अमन सर पर अपलोड कर दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर अभी भी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।